चलिए अभी लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स डिस्कस कर लूं। लास्ट क्लास में जो हमने किए थे, मान लीजिए ये आपके पास एक सेंटर से स्ट्रिंग से आपने बॉब बांधा है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटीज है जिसको हम वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट होता है। तो वी ए की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हमने डिस्कस करी थी कि भाई सबसे मिनिमम वेलोसिटी ए पॉइंट पर बॉब का कितना हो कि इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल। कितना था बताओ जरा। अगर v इज इक्वल टू √5g r अगर होता है, देन इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, इट जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल। अच्छा, इस समय पर मुझे बताओ सी पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा? जब आपके पास जस्ट कंप्लीट द सर्कल वाला कंडीशन होता है, उसमें टेंशन जो है सी पॉइंट पर 0 होता है एंड वेलोसिटी एट सी पॉइंट कितना हो जाएगा? √gr। एंड टेंशन 0 होने के बाद भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता है। ये पॉइंट दिमाग में रखो, स्ट्रिंग स्लैक नहीं करता। क्लियर है? ओके। अब अगर वी ए आपके पास ग्रेटर देन √5gr है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0 एट सी। ठीक है, v जो है आपके पास वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, √gr से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक एंड इट विल कंप्लीट द सर्कल, इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू √2gr, तब आपके पास टेंशन एट बी पॉइंट क्या होगी? इक्वल्स टू 0। v क्या होता है इस समय पर? यहाँ पर 0 बी पॉइंट पर, एट बी पॉइंट। ठीक है, स्ट्रिंग विल स्लैक एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, वो स्लैक कर जाएगा। अगर आपके पास वी ए इज लेस देन √2gr, इस केस में टेंशन इज नेवर इक्वल टू 0। हमेशा टेंशन पॉजिटिव रहती है ना ए से बी के बीच में, तो t इज नॉट इक्वल टू 0। v आपके पास 0 होता है एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर जाके 0 होगा एंड आपके पास सर्कुलर आर्क में मोशन होगा, या बोल सकते टू एंड फ्रो मोशन होगा आपके पास ओ ए के अबाउट, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन रहेगा। और अगर आपके पास वी ए की जो रेंज है दैट इज लेस देन √5gr एंड इट इज ग्रेटर देन √2gr, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये आपको याद ही होने चाहिए। 5gr और √2gr के बीच में अगर आपके पास स्पीड है ए पॉइंट पर बॉब का, उस समय पर आपके पास टेंशन विल बी 0 एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर जाकर टेंशन 0 होगा बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, यहां पर एट सम पॉइंट कौन सा है? बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो यहाँ पर जब आपके पास रेंज क्या है √2gr और √5gr के बीच में, तो टेंशन 0 होता है एट सम पॉइंट बिटवीन बी एंड सी एंड v कभी 0 नहीं होता, v इज नेवर इक्वल टू 0 बिटवीन b एंड c, बिटवीन b एंड c, बिटवीन b एंड c। क्लियर है? सारे केसेस सबको क्लियर है? केस नंबर 1 2 3 4 5 केसेस हुए। पहला, अगर √5gr इट विल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सी पॉइंट पर टेंशन 0 होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी एट सी पॉइंट होती है उस टाइम पे √gr, स्ट्रिंग विल नॉट स्लैक डाउन। ठीक है, वी अगर ग्रेटर देन √5gr, नो प्रॉब्लम, टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0 एक्चुअली। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0, टेंशन इज ग्रेटर देन 0 एट सी and v is not equal to 0 at c, string will not slack, it will complete vertical circular motion equal to √2gr, तो जस्ट b तक पहुंचता है, वहां पर जाके टेंशन उसका 0 होता है एंड जो स्पीड है b पॉइंट पर वो 0 होती है, स्ट्रिंग विल स्लैक। एंड अगर आपके पास v √2gr से कम होता है, उस समय पर आपके पास क्या है? उसके पास इतना ही स्पीड है कि थोड़ा ऊपर गया एंड यू टू एंड फ्रो मोशन करेगा ए पॉइंट के अबाउट, टेंशन कहीं 0 नहीं होगा, टेंशन पॉजिटिव रहता है आपके पास ए से बी के बीच में, v 0 होगा एट सम पॉइंट
कहीं जाके रुकेगा फिर वापस आएगा, ऐसे सर्कुलर आर्क में मोशन है। और अगर √2g और √5gr के बीच में है तो t इज इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट, कहीं टेंशन 0 हो जाता है b और c के बीच में, जहां पर भी टेंशन 0 होगा वो पैराबोलिक पाथ लेता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो पैराबोलिक पाथ होगा जहां पर भी आपके पास टेंशन 0 हो जाएगा बिटवीन बी एंड सी, एंड v इज नेवर 0 बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में v 0 हो सकता है, बी एंड सी के बीच में 0 नहीं होता है। टेंशन ए और बी के बीच में 0 नहीं होती और बी और सी के बीच में टेंशन 0 होती है। क्लियर है ये चीज सबको? ये सारा समरी है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था। अब इससे स्ट्रिंग स्लैक नहीं होती। हाँ बेटा, यहाँ पर लास्ट केस में स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग विल स्लैक, टेंशन जहां 0 होगी वहां स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। सिर्फ एक जगह नहीं स्लैक करता, टेंशन इक्वल्स टू 0 होती है, वो कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट है। अदरवाइज कहीं पर भी टेंशन 0 हो गया इट विल स्लैक, क्योंकि सी पॉइंट पर और एक रीजन है कि वहां पर एक क्रिटिकल स्पीड होती है √g। अगर वहां तक पहुंच गया ना तो क्रिटिकल स्पीड होती है जो कि उसको ड्राइव कर देती है, आगे की तरफ मोशन करा देगी, वहां स्लैक नहीं होता। लेकिन कहीं पर भी अगर टेंशन नेगेटिव है, 0 है, वहां पर स्लैक करता है, यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक करेगा। जब t नॉट इक्वल टू 0 होती है तो स्ट्रिंग स्लैक करती है या नहीं करती? t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज पॉजिटिव तो स्लैक नहीं करेगी। ओके मैम। यहाँ पर आप लिख सकते हो t इज पॉजिटिव। आपने सॉल्व किया ना, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था हमने प्रूव किया था कि a से b के बीच में टेंशन हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, बोला था ना ये चीज कि भाई आपके पास एक तो टर्म आता है आई थिंक mv²/r, एक आता है आपके पास mg cos थीटा। थीटा इज अक्यूट एंगल एंड v का आपके पास स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यस मैम। आगे चले। अब आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका, विल पार्टिकल लीव द सर्कल एंड इफ इट लीव्स द सर्कल देन एट व्हाट हाइट इट विल लीव द सर्कल। तो ये आपके पास एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रिंग से बना हुआ है, लेंथ आपको दे दिया 1.5 मीटर है, उसको इनिशियल स्पीड जो दिया है वो भी दे दिया आपको कि √57 है। तो अगर मुझे ये जो स्पीड इन्होंने दे रखी है, मुझे आइडिया हो कि भाई √5gl से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, √2gl की छोटी है, बड़ी है, बराबर है, ये जो हमने अभी केसेस डिस्कस करे, अगर मुझे सीधा इनकी फॉर्म में पता हो तो मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ कि कहाँ वो लीव करेगा, कहाँ टेंशन 0 होगा, कहाँ स्पीड 0 होगा। तो ये चीज हम चेक कर सकते हैं। तो जो आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर कौन से चल रहे हैं, देखो √5gr और √2gr है ना, इनके ऊपर चेक कर लो। तो √5gr कितना हो जाएगा आपके पास, √5gr ये हो जाएगा √5, g की वैल्यू क्या है आपके पास 10, और r रेडियस है जो कि यहाँ पर l की फॉर्म में दे रखा है, l इक्वल्स टू 1.5 मीटर, यानी 1.5 यानी 15/10 हो गया। 10 से 10 गए, 15 से कितना हो जाएगा आपके पास 75। 75। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, √2gr की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू g इंटू में 15/10, तो 10 और g तो कट ही जाएगा, दिस इज इक्वल टू 30। अब आप मुझे बताओ कि जो गिवन स्पीड है वो किसके बीच में लाई कर रही है, 30, √75 और √30 के बीच में ना। जो आपका v दैट इज इक्वल टू 57 का रूट इज एक्चुअली लेस देन √5gr एंड इट इज ग्रेटर देन √2gr। यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है वो निकल के आ गया कि जो निकलेगा अगर वो मतलब सर्कुलर पाथ को कहाँ छोड़ेगा, वो बी से सी के बीच में, राइट, ये सी पॉइंट है। सो इट विल लीव सर्कुलर पाथ बिटवीन बी एंड सी, जहां वो छोड़ेगा वहां पर टेंशन 0 हो जाएगा ना, टेंशन इक्वल्स टू 0 एट सम पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। सो सपोज ये आपके पास वो पॉइंट है, यानी जनरल पॉइंट मान लेते हैं कि एक्स पॉइंट है जहां पर ये इसको लीव करेगा एंड इट इज मेकिंग सम एंगल 5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें होती है, देखो यहाँ पर एक तो इसका वेट ही होता है खुद का, एक आपके पास इसका वेट होता है, और यहाँ पर क्या होता है बताओ, एक लगेगा अगर हम इसी के ऊपर बैठ के चेक करें, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो mv²/r बाहर आ गया, यस मैम, सेंट्रीफ्यूगल और अंदर टेंशन, और अंदर आपके पास आएगा टेंशन। और अगर इसके कंपोनेंट हम करते हैं, ये 5 हो गया, इधर कंपोनेंट कितना आता है mg cos 5, राइट। इसको अगर हम ओपन, इसको दूसरे कलर में दिखा देती हूँ ताकि आप लोग बाद में नोट्स चेक करो तो समझ में आ जाए।
तो छोटा लिख देते हैं। ये आपका वेट हो गया mg, ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो इधर आपके पास एक तो टेंशन आएगा, एक आएगा mg cos फाई, ठीक है, और एक आपके पास क्या आएगा, टेंशन t, राइट। सो पहली कंडीशन हम लगाते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर ना, एक्स पॉइंट हमने माना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो सर्कल को लीव करेगा, यानी वहां पर टेंशन 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्विलिब्रियम वाला जो इक्वेशन है वो बनाते हैं। वो आपके पास क्या रहेगी, t प्लस में mg cos फाई दैट इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाय में r। इसको p पॉइंट मान लो, चलो p पॉइंट, तो आप लिख दो vp, mvp स्क्वायर बाय में r। यहाँ पर जो स्पीड है उसका कितना है, vp है। तो अब यहाँ पर टेंशन तो 0 है। हमने एक ऐसा पॉइंट माना है भाई जहां पर वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, ये मुझे पता है कि वो छोड़ेगा क्योंकि जो उसका स्पीड है वो इस रेंज के बीच पे है। तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर टेंशन को 0 मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास मास से मास भी कटेगा, vp स्क्वायर कितना आ गया, उस पॉइंट पर स्पीड कितना है पार्टिकल का, rg cos फाई। एक तो मेरे पास इक्वेशन बन गई ये। दूसरा हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली बात, विल पार्टिकल लीव द सर्कल, ये तो हो गया हमारा सॉल्व, यस इट विल लीव द सर्कल, एंड इफ इट लीव्स द सर्कल देन एट व्हाट हाइट इट विल लीव द सर्कल। आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, कहाँ छोड़, कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं, इट विल लीव एट दिस हाइट, ये टोटल हाइट है जो जिसके ऊपर वो लीव करेगा। यानी आपको ये हाइट चाहिए, ये हाइट कितनी होगी, r cos फाई, या कह लो l cos फाई। यहाँ पर हमारे पास r की बजाय क्या लिखा हुआ है, l, ठीक है, जहां जहां आ रहा है वहां l समझ लो। तो l cos फाई, तो कितनी हाइट पर लीव कर रहा है बेटा, कितनी हाइट पर लीव करेगा। सेकंड पार्ट क्या है, h इक्वल्स टू l प्लस में l cos फाई, इतनी हाइट पे ही तो लीव करेगा। यस मैम। हाइट इट विल लीव सर्कल। ये समझ में आ गया ना सबको कि ये l cos फाई कैसे आया है। ये जो आपने डॉटेड व्हाइट लाइन बना रखी है ये आपका क्या है, रेडियस है, जिसको हम l बोल रहे हैं, यहाँ पर l दिया हुआ है ना। तो रेडियस का कंपोनेंट अगर हम यहाँ देखें, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं बाहर निकाल के अगर आपको बताऊं तो ये l है, ये फाई है, सो ये कितना हो जाएगा, l cos फाई, l cos फाई, ठीक है। सो इतनी हाइट पर लीव करेगा, तो इतनी हाइट के लिए सबसे पहली बात है मुझे फाई चाहिए, l तो मुझे पता है, l तो कॉमन आ गया, 1 प्लस में cos फाई। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है। तो L तो आपको पता है, L की वैल्यू कितनी है 1.5, cos फाई, फाई चाहिए है, फाई कैसे निकालेंगे, फाई कैसे निकालें। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई जो VP और cos फाई के अंदर है। एक इक्वेशन और बना सकती हूँ मैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं और आपके पास टेंशन की वजह से भी वर्क डन 0 है, ठीक है। तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट के बीच में लगाओगे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट के बीच में लगाएं बताओ। पॉइंट एक ले लो आपके पास इनिशियल पॉइंट, एक जहां पर वो लीव कर रहा है एक्स पॉइंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एट ए पॉइंट, या ए पॉइंट लिख लो इसको, ए पॉइंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट यानी एक्स पॉइंट प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट एक्स पॉइंट। सो मुझे बात बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m √57 का स्क्वायर, यही होगी ना इनिशियली, हाफ m √57 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसको बेसलाइन मान लो, ये आपके पास 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी 0। सो ये है आपके पास, ये आपके पास मैंने यहाँ लिखा है और ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पॉइंट कितना होगा, m g इंटू में हाइट कितना हो जाएगा, l प्लस में l cos फाई हो जाएगा ना। यस मैम। तो l प्लस में l cos फाई, l प्लस में l cos फाई,
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई एंड इट इज अबव बेस लाइन, तो पॉजिटिव लेंगे। प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट एक्स पॉइंट क्या होगा, हाफ एम, वहां हमने मानी है वीपी, वीपी का स्क्वायर, ठीक है। स्पीड क्या है वहां पर, वीपी। सो यहां से आपके पास क्या क्या चीजें कट रही है, जरा काटो। एक तो मास कट गया, ये गया, ये गया, ये भी गया, एंड यू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 2, तो आपके पास क्या आएगा, एक तो 2 यहां से कटेगा और अंडर रूट 57 का स्क्वायर यानी कि 57 आएगा। दिस इज इक्वल टू जी इंटू में एल प्लस में एल कोस फाई, एक आएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, और यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, प्लस में वीपी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में वीपी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं, यस मैम, आरजी कोस फाई। तो यहाँ से आपके पास 57, दिस इज इक्वल टू 2g एल प्लस में 2g एल कोस फाई प्लस में वीपी स्क्वायर की कितनी आई है बताओ, कितनी आई, आरजी कोस फाई। आर मतलब कि एल जी कोस फाई, ये लिख लो कहीं साइड पे, बार बार मैं एल आर में अगर लिख रही हूँ इधर उधर, तो एल इज इक्वल टू आर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप चेंज करना चाहो तो कर लो, ये यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एल ही है, कंफ्यूजन ही खत्म, ठीक है। ये सब एल है, ये एल कर लो, एल, आर की जगह एल किया मैंने, ठीक है। सो यहां से आपके पास क्या आ गया, एल जी कोस फाई। सो ये दोनों कंबाइन हो गए, कितना हो जाएगा, 3LG कोस फाई, 3LG cos phi, या 3LG कोस फाई, और ये आपके पास हो गया 2GL, इसकी वैल्यू रख देते 2 इंटू में 10 इंटू में L कितना है 1.5, यानी 15 बाई में 10, 10 से 10 गया, 15 टू 30। सो 57 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 30 प्लस में 3LG कोस फाई, प्लस में 3LG कोस फाई, करेक्ट। तो 57 माइनस 30 कितना हो गया, 27। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57 माइनस 30, सही लिखे हमने सारे टर्म्स। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज, हाँ ठीक है, 57 माइनस 30 27 ही होगा यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू 3LG कोस फाई। हमें चाहिए क्या था, हमें निकालनी थी वो हाइट जिसपे वो लीव करेगा, वो था L प्लस में L कोस फाई, कोस फाई चाहिए था ना, राइट, चाहिए था या नहीं चाहिए था, यानी कोस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 27 बाय में 3LG। अब 3LG को भी खोल लेते हैं, 27 3 इंटू में L आपके पास 15 बाय में 10 इंटू 10, तो ये तो गया, कितना हो गया ये 27 बाय में 45, ये हो गया आपके पास 3 बाय में 5। हमको इसमें ये पुट करना है बस, कोस फाई की वैल्यू आ गई, यानी H जिसपे वो लीव करेगा वो कितना हो गया, L में कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस में कोस फाई। सो L आपके पास क्या है 1.5, 1 प्लस में 3 बाय 5, दिस इज इक्वल टू 1.5, यानी 15 बाय 10 ही कर लो, चलो 15 बाय में 10, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बाय में 5, तो 2, 5 और 3, ठीक है, 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 बाय 25। कुछ गड़बड़ करिए क्या, 15 बाई 10 है, क्या कह रहे हो, मैम 15 बाई 10 है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, 3 बाय 5 सही निकाला है, कोस फाई तो ठीक है, 3 बाय 5, 1 प्लस 3 बाय 5, 5 प्लस 3 8 बाय 5, ठीक है। अच्छा 15, अच्छा ये कह रहे थे, 15 मिस कर दिया होंगे, ठीक है ठीक है। 5 1 जा 5 3 जा, ये हो गया 12 बाय 5, तो आंसर कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 2.4 मीटर। 2.4। समझ में आ गया सबको सवाल, यस मैम। यस मैम, तो इस तरह आपको सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है।
हालांकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन अगर नीट में आपको मिलता तो हो सकता है शॉर्ट आपको चीजें मिले, ठीक है। हो सकता है आपको cos फाई पहले ही दे रखा हो और आपको सीधा l प्लस एल cos फाई करना हो सकता है आपको सिर्फ cos फाई निकालना हो, तो पार्ट्स में हो सकता है सवाल हो, लेकिन इसमें सारी चीजें कवर होगी है, ठीक है। कि कैसे आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड को फिर आपको चेक करना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आपको इनिशियली कोई स्पीड दी गई होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा वो कहाँ लाई कर रही है। तो सबसे पहले √5gr और √2gr सॉल्व करो, पता लग जाएगा कहाँ है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ पर लीव करेगा सर्कल को, ठीक है, या करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आपके पास जो इसकी वैल्यू थी वो √5gr जो है उससे भी ज्यादा आती, √75 से भी ज्यादा होती, तो क्या वो सर्कल को लीव करता? नहीं करता। या √5gr होती तो भी लीव नहीं करता। √2gr या √2gr पे तो लीव करता, √2gr से नीचे नहीं लीव करता। तो इससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा, जो हमने कंक्लूजन वाले पॉइंट करे वो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर हम लोगों को ये समझ में आता है कि भाई एक जो इक्वेशन है वो तो यही इन फोर्सेस को बैलेंस करके निकल जाएगी, बिकॉज इट इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए कि वो अभी सर्कल लीव नहीं कर रहा था, तो इक्विलिब्रियम में ना वो अंदर जाएगा ना वो बाहर आएगा। तो उस केसेस में यहाँ पर हम ये इक्वेशन लिखते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कल को लीव कर रहा है, यानी वहां पर टेंशन 0 हो जाएगी, वो हमने पुट कर दी, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सहारा लिया, क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई टेंशन का वर्क डन नहीं है। जितनी एनर्जी ए पॉइंट पर थी उतनी ही टोटल एनर्जी ऊपर होनी चाहिए इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो वो हमने सारा सॉल्व किया, वहां से एक एक्सप्रेशन आया जिसमें इक्वेशन नंबर 1 को हमने पुट किया, cos फाई की वैल्यू आई। अब सवाल ये था कि कहाँ कितनी हाइट पे लीव करेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्राइंगल जो बनाया था, पहले तो मैंने ये हाइट निकाली, दिस इज l cos फाई, l प्लस एल cos फाई हाइट के ऊपर वो लीव करेगा, उसके अंदर cos फाई, हमारे पास आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू नो, ठीक है। चले आगे। यस मैम। तो ये मोटा मोटा सारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। अब जो नया मैं आपको करा रही हूँ वो टॉपिक डिफरेंट है थोड़ा। उसमें क्या है कि अब हम मोशन डिस्कशन करेंगे ऑन आउटर साइड ऑफ स्फीयर, बाहर की तरफ वो किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, वो चीज हमको स्टडी करनी है। तो मोशन ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, ये आपका टॉपिक है। तो सवाल क्या है, इफ ब्लॉक इज मूविंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ स्मूथ स्फेरिकल सरफेस, स्मूथ स्फेरिकल सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक व्हेन इट रीचेस y। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने लिया y, उस पर जब वो ब्लॉक पहुंच रहा है तो वहां पर वो पूछ रहा है कि कितना उसका स्पीड होगा, कितना उस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो देखो वैसे अगर आप इमेजिनेशन करो कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ब्लॉक रखा है, आप जस्ट उसको टच भी करेंगे और फ्रिक्शन है ही नहीं तो स्लाइड करने लग जाएगा, किसी पॉइंट पर आकर वो उस सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा। सवाल ये भी बन सकता है कहाँ छोड़ेगा, कितने एंगल पे छोड़ेगा, या फिर कोई एक रैंडम पॉइंट जैसे इसमें बोल दिया, किसी भी रैंडम पॉइंट पर बताओ कितना स्पीड होगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। नंदिता मेरे को लास्ट में याद दिलाना बेटा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, पहले तो ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन अगर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, जहां कांटेक्ट में होता है। ये ब्लॉक यहाँ पर कांटेक्ट में है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आउटसाइड लगेगा, यस और नो? यस मैम। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, एक इसका वेट लगेगा नीचे mg, अगर ये फाई एंगल तो ये भी फाई एंगल होगा, यानी यहाँ पर आपके पास एक mg cos फाई कॉम्पोनेंट आएगा, और एक और चीज रहेगी mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, यस और नो? बताते जाओ, हमें समझ में आ रहा है। mv²/r। सपोज आप इसके ऊपर बैठ के ही ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास mv²/r बाहर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर इसने अभी कोई ब्लॉक छोड़ा नहीं है, मतलब सॉरी सरफेस को छोड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, n प्लस में mv² में r, दिस इज इक्वल टू mg cos फाई, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गई है सबको? क्लियर है? ओके। अब सेकेंड चीज जो हम इसमें करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी। अभी देखो फ्रिक्शन का तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं है ही नहीं, स्मूथ सरफेस बोला है। और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास सपोज यहाँ ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, किसी भी पॉइंट पर देखोगे ऐसे है, ये ऐसे, तो ऑलवेज 90 डिग्री है, ना फ्रिक्शन है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन, जस्ट आपने उसको टच किया है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होता है। यहाँ पर आपके पास एक्स पॉइंट पर जितना उसका टोटल एनर्जी उतना ही वाई पॉइंट पर उसका टोटल एनर्जी होगा। समझ में आ गई ये बात सबको? सो यहां से अगर हम लगाएं पॉइंट कौन से लेंगे, एक्स ले लीजिए एंड वाई ले लीजिए। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट एक्स पॉइंट प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पॉइंट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट y पॉइंट प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट y पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट x पॉइंट इनिशियली जीरो है, मतलब आपने उसको टच किया तब वो उसने गिरना शुरू कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी एट x पॉइंट जीरो प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट x पॉइंट, बेस लाइन क्या ले लेते हैं, इसी को बेस लाइन ले लेते हैं, u इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट y पॉइंट, इस समय पर हमने जो लिया है सेंट्रीफ्यूगल में v, वही तो होगा, तो ये हो जाएगा हाफ एन वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट y पॉइंट, ये निकालना पड़ेगा आपको, कितना होगा ये इतना हाइट नीचे है। मैम जो बेसलाइन लिया हमने वो, बोलिए। मैम जो बेसलाइन लिया वो सर्कल के सेंटर पे भी ले सकते थे। ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आपके पास टर्म्स थोड़ा ध्यान रखना। जैसे यहाँ अगर ले रहे हो तो इसका आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा एम जी आर, जो भी इसका रेडियस है, ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक है। और जब आप इसका निकालेंगे तो आप ये वाली हाइट लेंगे, आंसर सेम आएंगे। बेस लाइन आप कहीं पर भी ले सकते हो, पर वो फिर टर्म्स और एक्सप्रेशन के जो चीजें हैं वो आपके हो सकता है अलग हो, किसी में आपके साथ, जैसे यहाँ पर अगर मैं ऊपर से लेती तो मुझे ये हाइट निकालना था, नीचे से ले रही हूँ तो मुझे ये हाइट निकालना है। आई बात समझ में? यस आप खुद करके देखना, इफ यू हैव सच काइंड ऑफ डाउट्स उसको लगा के देखा करो, आपका आंसर सेम आएगा। देखना नहीं आए तो मुझे बताना। अब यहाँ पर ये हाइट कितना होगा, ये टोटल हाइट मान लीजिए आर है, तो ये हाइट कितना होगा बेटा, r-6। यस। तो इसको अगर मैं h बोलूं तो h आपके पास क्या है, r माइनस में r कोस फाई, राइट। ये कंपोनेंट, ये जो आपके पास r है, r का इधर कंपोनेंट ये हाइट होगी, राइट, r कोस फाई। ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही चाहिए। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी इंटू में r माइनस r कोस फाई। मैंने माइनस क्यों लिया बताओ, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि बेस लाइन से नीचे आप पोटेंशियल एनर्जी बता रहे। अगर आप आर जैसे आपने जो बोला, अगर आप यहाँ पर बेस लाइन जीरो लेते तो आपकी सारी चीजें पॉजिटिव आती, पोटेंशियल एनर्जी बेस लाइन से आप ऊपर लेते। मैम अगर बेस लाइन से ऊपर होती तो पॉजिटिव लेते। हाँ जी, बेस लाइन से ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो दैट इज पॉजिटिव, अगर नीचे आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं दैट इज नेगेटिव। मैम बेस लाइन खुद ड्रॉ करनी है। बेस लाइन क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। बेस लाइन मैम कहाँ से ड्रॉ करते हैं? बेस लाइन एक रेफरेंस ले, देखो अब जैसे मुझे ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम लेवल होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक पॉइंट पर नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट्स के डिफरेंस पे आप बता सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लेवल को हम जीरो मान लेते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर हम सारे निकाल लेते हैं। तो आप जीरो कहीं पर भी मान सकते हो। अब जैसे मुझे इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो आप यहाँ पर भी ये भी बेस लाइन मान सकते थे। फिर ये कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका, एम जी आर, और इस ब्लॉक का कितना होता है, एम जी आर कोस फाई, राइट। यहां पर आपके पास क्या आता, देखो एम जी आर आता, यहां पर कितना आता, एम जी आर कोस फाई, यही आएगा। मैम मुझे जो आप कंपोनेंट्स कर रहे हो ना, ये वाला कांसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। कंपोनेंट्स दोबारा बता दूं, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब जब आप रीशफलिंग करेंगे, देखो यहाँ पर भी दो ही टर्म बन रही है, एक माइनस एम जी आर बन रही है और एक एम जी आर कोस फाई प्लस में बन रही है। माइनस एम जी आर इधर आ जाएगा तो आंसर सेम आ रहा है ना, बेस लाइन इधर ही ले लो। आई बात समझ में? देखो ये वाला जो चीज है इसमें माइनस एम जी आर आएगा, इसको इधर ले जाओ तो एम जी आर बन गया, जो कि आपने बेस लाइन नीचे लिया तब आ रहा था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी आर कोस फाई, जो यहाँ पर बन भी रहा है एम जी आर कोस फाई।
सेम बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। बेस लाइन आप अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, आप चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। अब जैसे मेरी कहानी यहीं से शुरू हो रही थी तो मैंने इसी को बेस लाइन 0 मान लिया कि मेरा एक साइड सारा 0 लिख रही हूँ, तो दैट इज कन्वीनियंट फॉर मी। अदरवाइज आप कहीं पर भी ले सकते हो। अब जैसे आप इसका कंपोनेंट की अगर आप बात कर रहे हो, ये वाला आप देख रहे हो, ये ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रेडियस है, ये एंगल फाई है। सो इधर इसका कंपोनेंट कितना होगा, r cos फाई। सो दिस इज r cos फाई, जो ये है। पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना था ब्लॉक का, तो बेस लाइन से कितना ऊपर या नीचे है हमको वो हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, रेडियस में से ये येलो वाली जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है मोटी वाली, ये माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा ना। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अब भी डाउट है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 4 बार पूछो। मैम जो mg है वो तो ऊपर है ना? हाँ जी, mg लग रहा है डाउनवर्ड, मास ऊपर है, उसके ऊपर वेट अर्थ की वजह से डाउनवर्ड लगता है। मैम बेस लाइन से तो ऊपर है ना बस। अच्छा ये आप बोल रहे हो, आप इसको ये समझ लो कि ये जो ब्लॉक है ये रखा आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी 0 पर, मतलब आप उसका जो मास आप समझ लो उस लेवल के ऊपर रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका उसी के ऊपर रखा है। अब हम ज्यादा नहीं सोचते इसके बारे में, जैसे ये है मान लो, हालांकि इसका खुद का हाइट भी होता है ना, तो बेस लाइन से ऊपर तो अगर आप मास को देखोगे तो अलग चीज हो गया, तो हम इसको एक पॉइंट मान लेते हैं। तो ये पॉइंट इस सरफेस पे रखा है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट मान के सॉल्व करो, ठीक है। ओके मैम। अदरवाइज तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इसका इतना हाइट है, इसका इतना हाइट है, इसका इतना हाइट है, राइट। तो इसको पॉइंट मान के कर लो, इसका पोटेंशियल एनर्जी, ये ब्लॉक इस लेवल पे रखा है u इक्वल्स टू 0 पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि इसका हाइट फ्रॉम दिस बेस लाइन लेवल 0 है। क्लियर? अब देखिए कहाँ थे हम। हाँ देखो, अब यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ गया हाफ m v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं सारे को इधर ले गई, m g इंटू में r माइनस में r कोस फाई, मतलब ये मैंने इधर रखा। देखो रीशफलिंग में कंफ्यूज मत होना, आप इसको ले जाओ, चलो इसको मैं इधर ले आई, ये माइनस में आ गया, ये माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? अभी मैं इस पूरा टर्म को उठा के इधर ले आई, तो दिस इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये माइनस एम जी आर माइनस आर कोस फाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से मास कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास वी स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 2g इंटू में r माइनस में r कोस फाई, दिस इज v। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या बन जाएगा, v। तो अब देखो, अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ जाएगा क्या? सवाल क्या था, सवाल ये था कि भाई v बताओ कितना होगा y पे, तो ये v निकाल दिया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। या फिर आपको पूछे y पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो ये v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ जाएगा? बोलो जरा। ठीक है, तो आपको ये 3 तरह की इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक बनेगी पीछे वाले सवाल में भी, इन सवालों में सब में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत जगह लगेगी। ठीक है, ये तो दिमाग में रखना कि भाई लगा के देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 2 पॉइंट्स के बीच में लग रही है नहीं लग रही है। फिर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, वहां टेंशन के लिए कोई इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के लिए कोई इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को सॉल्व करना होता है बस। ठीक है, अब आपका सवाल करते हैं, नहीं सॉरी इसी में आगे करते हैं हम लोग। इन प्रीवियस क्वेश्चन एट व्हाट एंगल ब्लॉक विल लीव स्फीयर और ब्लॉक विल लीव कांटेक्ट विद स्फीयर, इन्होंने पूछे कितना एंगल पे लीव करेगा। तो हमने पीछे सवाल सेम है, मतलब यही चीज है, यही डायग्राम है, इसके अंदर आपसे पूछ लिया कि आपको कितना एंगल पे लीव करेगा। तो पहला आपके पास इक्वेशन जो बनी वो बनी n प्लस में एम वी स्क्वायर बाय में r इक्वल्स टू एम जी कोस फाई, और दूसरी क्या बनी थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 2g इंटू में r, 2g इंटू में r माइनस में r कोस फाई, r माइनस में r कोस फाई। ठीक है, वही सेम चीज है, डिट्टो।
सेम प्रोसीजर से करा है हम लोगों ने भाई। हमारे पास mg इधर लगेगा, इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर लगेगा mv²/r, एक लगेगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, अंदर की तरफ क्या लग रहा है आपके पास, ये फाई हो गया, mg cos फाई का एक कंपोनेंट, ये आपके पास क्या लग रहा है इधर mg cos फाई। सो एक इक्वेशन तो ये बना ली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाली, एंड x पॉइंट और y पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बना ली, सेम टू सेम प्रोसीजर। ठीक है, अब सवाल ये था कि कितने एंगल पे छोड़ेगा, तो मैंने मान लिया एट सम सर्टेन एंगल फाई ये कहानी चल रही है। जैसे ये जो आपने सारा सोल्यूशन किया है, ठीक है, आपने क्या किया भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका v कितना होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो ये आपने जनरल इक्वेशंस लिखी है ना। ठीक है, अब सपोज ये जो जनरल पॉइंट आपने लिया है कि यहाँ पर वो ब्लॉक लीव कर रहा है, तो लीव करेगा तो क्या चीज जीरो होती है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा ना। if it is leaving at this point at angle phi it is leaving contact, जहां कांटेक्ट छूटता है विद स्फीयर वहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। सो इसलिए हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दिया। तो मेरे पास यहां से mv²/r दिस इज इक्वल टू mg cos फाई, m से m कट गया, v² की वैल्यू क्या आ गई rg cos फाई। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशन, इनको आपको क्या करना है कंपेयर। तो आप कंपेयर करेंगे तो rg cos फाई दिस इज इक्वल टू 2gr माइनस में 2gr cos फाई। सो यहां से आपके पास कितना आ गया 3rg cos फाई दिस इज इक्वल टू 2gr। तो gr से gr कैंसिल, ये gr गया इस gr से। सो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यानी फाई कितना हो गया cos इनवर्स 3/2। हमेशा याद रखें, ये वैल्यू याद कर लो, रट लो। ये आपके पास कोई भी स्फीयर हो, कितना भी रेडियस का स्फीयर हो, इतना एंगल पे वो कांटेक्ट सरफेस से छोड़ देगा। सीधा आपको क्वेश्चन में वैल्यू यही उठा के रखनी है। कभी भी लीविंग द सरफेस की बात कर रहे हैं, लीविंग द कांटेक्ट विद सरफेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसकी वैल्यू 2/3 आएगी ना। क्या कर दिया मैंने, हाँ 2/3 सॉरी। इसका मतलब तुम लोग ध्यान से सुन लो, वेरी गुड, ऐसे ही सुनना चाहिए। 2/3 क्लियर है सबको। मैं चेक भी कर देती हूँ, आई थिंक यही आनी चाहिए। यस बिल्कुल सही, 2/3 आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस अब हम यस बोलो, एक बार वेलोसिटी वाला पॉइंट बता दो, v² इक्वल टू कौन से, इसी पेज पे ये वाला। यस मैम। देखो सबसे पहले तो हमने कोई एक रैंडम पॉइंट लिया, वहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाली x और y के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आती है। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर, कहाँ पर, हाँ फिर हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन वाली इक्वेशन थी, हमने बोला कांटेक्ट छूट रहा है सरफेस से, तो वहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, तो एक v² हमने यहां से निकाला। आप इस इक्वेशन का नंबर ले लो स्टार, यहाँ पर लिखो यूजिंग इक्वेशन स्टार, यूजिंग इक्वेशन स्टार वाला। तो इसमें आपने क्या कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दिया, वहां से आपको एक v² का और एक्सप्रेशन मिल गया, और एक आपको पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मिला हुआ था, आपने उन दोनों को कंपेयर कर दिया। सो वहां से आपके पास cos फाई इक्वल्स टू 2/3 आ गया, यानी फाई इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 आ गया। यानी कि जब भी फाई का वैल्यू 2/3 cos इनवर्स 2/3 होगा, इट विल लीव द कांटेक्ट विद द स्फीयर। और कोई भी रेडियस का स्फीयर हो बेटा, ये दिमाग में फिट कर लो, इतने ही एंगल पे वो छोड़ देगा कांटेक्ट फ्रॉम द सरफेस। क्लियर है? यस मैम। अब इसको सवाल पे लगा के देखो। ठीक है, ये सवाल है, देखो, एट व्हाट हाइट बिलो द टॉप सरफेस द ब्लॉक ऑफ मास m लीव्स कांटेक्ट फ्रॉम द बाउल सरफेस। तो कितना हाइट नीचे वो कांटेक्ट छोड़ देगा। सपोज कोई एक पॉइंट है यहाँ पर आने के बाद वो कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, एंड इट इज मेकिंग एट एंगल फाई विद दिस। ठीक है, तो आपको अब वहां पर देखो, कर आप वही सकते हो, आप पहले नॉर्मल रिएक्शन वाली इक्वेशन लिखो, फिर आप एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेशन लिखो, ये आपका x पॉइंट हो गया, ये y पॉइंट हो गया, वहां से दो इक्वेशन आएंगी। देन आप नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करोगे, एट दिस पॉइंट ये सरफेस को छोड़ रहा है, वहां से आपके पास v² की एक वैल्यू आएगी, यू विल कंपेयर दोस v² विद ईच अदर, तो वहां से आपके पास cos फाई क्या निकल के आएगा
2/3, या फिर इसको याद कर लो, इतना टाइम बच जाएगा ना. सो इट विल लीव द सरफेस एट व्हाट एंगल? It will leave circle at phi equals to cos inverse 2/3. बट सवाल ये नहीं पूछा कितना फाई पे छोड़ेगा, उसने सवाल ये पूछे कितना हाइट पे छोड़ेगा. ठीक है, सो कितना हाइट पे छोड़ेगा ये आपको निकालना है. अब मुझे वैल्यू निकाल, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, अब आपके पास 2-3 मिनट है. चलो फुल टाइम लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? हमारी क्लास में बॉयज बहुत कम है. कितने बॉयज है जरा हैंड रेज करना. 2 ही है. आयुष एंड यश, विनय, आकाश, 4 बच्चे. ओके ठीक है बेटा, हैंड्स डाउन करो. आंसर बताइए मुझे कितना आएगा. हाइट निकालना, सेकंड पार्ट बाद में करना, पहले यस पीयूष बोलो बेटा. अच्छा तुम रह गए थे क्या लड़कों में हाथ उठाना? ठीक है. ओके पीयूष अपना हैंड डाउन कर सकते हो. यार क्वेश्चन हो गया. सभी बच्चे सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोशिश क्या करो क्लास में सॉल्व करने की. टाइम लिमिटेशन में जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारा स्पीड बढ़ता है, हमारा जो सोचने का तरीका, हमारी सोच का तरीका शार्प होता है. मतलब हम जल्दी सोचने का कोशिश कर रहे हैं, भाई क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है. सो कोशिश करो एक बार. मैम 2/3 R. 2/3 R. नो मैम R by वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. यस, किसने निकाली है? अनम, वेरी गुड बेटा. एंड ये जिसने निकाला है 2/3 R, कहीं कहीं आप पास हो. क्या नाम है आपका? मैम रुद्रा. योगिता. मैम रुद्रा. दोबारा बोलो, हैंड रेज करो. अच्छा रुशदा, मुझे योगिता सुनाई दे रहा है. देखो सबसे पहले कितना हाइट पे छोड़ेगा बेटा, ये हाइट कितना होगा? h इक्वल्स टू r माइनस आर कोस फाई होगा ना. आपने सिर्फ r कोस फाई निकाल दिया. कितना हाइट पे छोड़ा, मतलब बेस लाइन हम इसको ले रहे हैं, u इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम बेस लाइन तो हम कहीं भी ले सकते हैं, तो मैं ये ले लेती, लेकिन फिर आप एंगल जो निकालते हैं ना वो एंगल ये लेते हैं. हम जो ये एंगल ले रहे हैं वर्टिकल के साथ कितना इसने बना रखा है, तो वो फिर सारी चीजें हमको चेंज करनी पड़ेंगी. तो यहां से आप ये देखो कि कितना हाइट आपको छोड़ना है. यहां से यहाँ पर r माइनस आर कोस फाई की वैल्यू कितनी है? 2/3. 2/3. तो कितना हो जाएगा ये? r/3. फ्रॉम टॉप ऐसे भी लिख देना, फ्रॉम टॉप इट विल लीव सरफेस. क्लियर है फर्स्ट पार्ट सबको? आसान है ना सवाल? तो फाई की वैल्यू कितना होनी चाहिए? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक m एट दिस इंस्टेंट. तो स्पीड देखो, लीव द सरफेस वाली जब बात है ना, तो एक इक्वेशन सीधा दिमाग में जो आनी चाहिए कि भाई एक तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है यहाँ पर. ठीक है, एक यहाँ पर mv² बाय r होता है.
अंदर आपके पास एक कंपोनेंट mg cos phi आता है, जब आप इसको तोड़ेंगे mg यहाँ phi बनेगा, mg cos phi आता है। सो आपकी इक्वेशन ये बनती है n प्लस में mv स्क्वायर बाय में r, दिस इज इक्वल टू mg cos phi, एंड व्हेन इट इज लीविंग द सरफेस तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको v स्क्वायर की वैल्यू सीधा मिलती है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r g cos phi। ये भी आपको वैसे याद होनी चाहिए कि v स्क्वायर सीधा जब वो कांटेक्ट छोड़ता है तो किसके बराबर होता है, r g cos phi। अब यहाँ पर आपको r g और cos phi दोनों की वैल्यू पता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू r g cos phi की वैल्यू है 2/3, g की वैल्यू है 10, r की वैल्यू कितनी है, 50। कितना दे रखा है, 50, 100 हो गया, b कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 10। आए समझ में कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर ये वाली चीज हो गई है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, हम ये वाला सवाल करेंगे सभी बच्चे। V minimum at A to complete the circle, to just complete the circle A point पर minimum speed कितना होना चाहिए, VA कितना होना चाहिए। मैम फर्स्ट ऑप्शन अंडर रूट 2GR to just complete the D circle। option। यार में तो आप यहाँ तक पहुंचते हो, मैम डी ऑप्शन। मैम रूट 5 मैम ए तो अंडर रूट 5 मुझे पता था ये गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने सवाल लिया। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई बॉब नहीं है जो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, टेंशन वाली कहानी नहीं चल रही है। यहाँ पर आपके पास जो कहानी है नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पर जब आप जाएंगे टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल, सपोज आपके पास यहाँ है, यहाँ आपके पास पार्टिकल है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर, एक लगेगा आपके पास mg, एंड इफ इट इज मूविंग इन सर्कल तो आप बोल सकते हो एक mv स्क्वायर बाय r लगेगा। सो यहाँ पर आपको कभी यहाँ पर टेंशन वेंशन को बैलेंस नहीं करना कि भाई टेंशन इक्वल्स टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ एक चीज देखनी है आपको, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमें बस वहां तक वो पहुंचाना है, जैसे वो वहां तक पहुंच जाएगा आप समझ लो वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो आपके पास इतनी वेलोसिटी दे दो कि वहां तक पहुंच जाए, सपोज यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी ऊपर कितनी मान सकते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं कि बस पहुंच गया, जाकर 0 हो गया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग v मिनिमम जो है वो हम 0 मान लेते हैं। उस कंडीशन में हम निकालेंगे va कितना है कि भाई पहुंचा दे, फिर सर्कल तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इट इज स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ से पॉइंट क्या लेंगे आप, a ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, c पॉइंट, a एंड c। तो a पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, इसी को बेस लाइन ले लेते हैं, u इक्वल्स टू 0। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। मैंने मान लिया कि भाई पहुंच गया, इतनी स्पीड थी कि बस धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता ऊपर जाते हुए स्पीड घटती है, ठीक है। हमने मान लिया कि 0 हो गई, जस्ट 0, थोड़ी सी भी ज्यादा, हल्की सी भी ज्यादा तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट कितना होगा, ये रेडियस मान लो r है, ठीक है। ये रेडियस कितना है, r मान लो, बहुत पतले पतले हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो और यहाँ पर ये गया हुआ, तो mg 2r, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्या क्या कटेगा, m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, va स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4gr। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अंडर रूट 4gr। यहाँ पर हमारे पास टेंशन वाली कहानी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 2r, अच्छा यहाँ से बेस लाइन से देखो ये कितना ऊपर है, एक रेडियस तो ये हो गया, एक रेडियस ये भी तो हो जाएगा। मैम ये दो बीच में जो सर्कल है उनके बीच का नहीं दे रहा, ये मैंने आपको बोला कि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसे ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रखा है कि एक शेल है, दिस इज स्फेरिकल शेल, ये आपके पास क्या है, स्फेरिकल शेल, तो बहुत ही क्लोज है। सो आप ये समझ सकते हो कि जो रेडियस है, एवरेज ले लो, चलो यहां से अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे मान लो कि इसके सेंटर तक ये ऐसे, और ये ऊपर यहां तक आ रही है, ठीक है। 2r हो जाएगा, mg 2r, ठीक है। मैम किसी क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की लेंथ भी दी हो सकती है।
दोनों के बीच की लेंथ, मतलब ये अच्छा ये बोल रहे हो ये? यस मैम। बिल्कुल दे रखी हो सकती है बेटा। तो उसमें आप क्या करोगे, अब आपको मान लो ये लेंथ दे रखी होगी और रेडियस फिर आपको इनर रेडियस दे रखा होगा, ठीक है? या तो आपको इनर रेडियस दे रखा होगा या आउटर रेडियस दे रखा होगा। मान लो ये आपको जो मैंने दे रखा है रेडियस आउटर रेडियस है, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, बस इसमें समझाने, ये क्वेश्चन क्यों लेके आए हम लोग, क्वेश्चन है कि भाई स्फेरिकल शेल मतलब दो सरफेसेस के बीच में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, हो सकता है पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है इसके पास इतनी स्पीड थी कि इसको टच कर रहा हो, ठीक है? तो फिर नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगा आपके पास, जैसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इसमें नॉर्मल रिएक्शन नीचे हो जाता। चल तो सर्कल में रहा है ना, तो वो फोर्सेस तो आपस में फिर भी बैलेंस करेंगे, mv²/r + n, ये सब चीजें तो आपस में फिर भी बैलेंस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई मैम कौन सा रेडियस होगा, कहाँ से लेंगे, तो आप ये समझो या तो आपको इनर दे रखा होगा या आपको आउटर दे रखा होगा। इनर दे रखा होगा तो ये थिकनेस दे रखी होगी, और अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपको आउटर दे रखा है, कंफ्यूजन ही खत्म, ठीक है? यस मैम। ऐसे कर लो देखो, अगर कंफ्यूजन है, सपोज आपका पार्टिकल जो है वो घूमता फिरता यहाँ आ गया, इसको टच कर रहा है, तो अब ले सकते हैं ना, आउटर रेडियस आपका रेडियस ये हो गया और ये आपके पास आर होगा, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है इसमें, नीचे की तरफ, और mv²/r बाहर की तरफ। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज mv²/r। अब ना वो अंदर जा रहा है ना वो बाहर जा रहा है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ही mv²/r के बराबर है ना, राइट? अगर आप इसको सेंट्रीपिटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते तो क्या बोलते, ये जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है अंदर, यही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि उसको सर्कल में मूव करा रहा है। तो दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स जो आप सोच सकते हैं, ठीक है? क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया है? नहीं किया ना? तो एक मैंने आपको करा दिया आज, एक आप ये सवाल करके आओगे। अब ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसके आंसर्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके? और आप लोगों के लिए होमवर्क है, 11th और 12th जो डीपीपी है मटेरियल के अंदर जो बिटली लिंक पे प्रोवाइडेड है वो वाला सॉल्व कीजिए। 10th वाले जो डीपीपी है वो पहले वाले टॉपिक्स में सॉल्व हो गई है, 11th और 12th और कर लो, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है विद सोल्यूशन प्रोवाइडेड है बेटा। आप करेंगे तो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन और ये जो अभी हमने किया आउटर सरफेस पे मूव करा, तो आपके सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है? तो उसको कोशिश करो, सॉल्व करो, कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछना। सो आज का लेक्चर हम रखेंगे। क्या कह रहे हो? फॉर्मूला सीट मिल सकती है मैम?